डियर स्टूडेंट्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की एग्जांपल्स के अंदर हम पढ़ेंगे पेंक्रियाज को। और पेंक्रियाज इज अ डुअल ग्लैंड। और डुअल ग्लैंड हम उस ग्लैंड को कहते हैं विच हैज़ बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन फंक्शंस। तो इसके एक्सोक्राइन फंक्शन के अंदर आप लोग पढ़ते हैं पेंक्रियाटिक जूस की प्रोडक्शन। और दिस pancreatic juice is carried by pancreatic duct to the duodenum where it has digestive role. हम यहाँ पर पढ़ेंगे इसके एंडोक्राइन फंक्शन को। और पेंक्रियास के अंदर जो एंडोक्राइन पोर्शन मौजूद होता है इट इज फाउंड इन स्मॉल पैचेस, और उन पैचेस को हम कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। So islets of Langerhans is the endocrine portion of the pancreas. इस एंडोक्राइन पोर्शन के कंट्रोल को हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन से कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो इसकी सिक्रीशंस को कंट्रोल करते हैं। तो इसमें डायरेक्ट रोल होगा ब्लड ग्लूकोज लेवल का, यानी जब भी ब्लड का ग्लूकोज लेवल चेंज होगा, ईदर इट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, it will directly influence secretions from islets of Langerhans. लेकिन उसके अलावा there is also role of somatotropic hormone released from the anterior pituitary, and ACTH also influences, which is also released from the anterior pituitary. लेकिन STH और ACTH इनका indirect role होगा because both of these hormones also influence blood glucose level. So whenever blood glucose level is changed, it will influence the secretions from the islets of Langerhans. These islets of Langerhans have two main cell types. लेकिन यहाँ पर आपने ये भी एडिशनली याद रखना है कि जनरली 3 सेल टाइप्स होती हैं, लेकिन एफएससी के लेवल पर अक्सर बुक्स उनमें से 2 सेल्स के ऊपर एम्फेसाइज करती हैं। वो 2 सेल्स कौन से हैं? दीज आर द बीटा सेल्स एंड अल्फा सेल्स। तीसरी टाइप जो मौजूद होती है दैट इज ऑफ डेल्टा सेल्स। लेकिन आपने याद रखना है कि नंबर के लिहाज से जो सबसे ज्यादा तादाद में मौजूद होते हैं दैट आर बीटा सेल्स। ये हमारे पास इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। दिस इज द पेंक्रियास विच इज अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर हैविंग बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन पोर्शंस। और यहाँ पर ये जो पेंक्रियाटिक एसिनाई रिप्रेजेंट किए गए हैं, these actually represent the exocrine portion of the pancreas, which is a major portion. And this exocrine portion secretes pancreatic juice into the duct, and this duct carries this juice towards the duodenum. Here is the representation of the islet of Langerhans. And this is endocrine portion having 3 type of cells. One are the delta cells, another is the alpha cell, and the third is of beta cells. So our focus will remain on the beta and alpha cells. लेकिन हम हार्मोन्स तीनों के देखेंगे। बीटा सेल्स प्रोड्यूस इंसुलिन, similarly delta cells secrete somatostatin hormone, and alpha cells secrete glucagon. हम इंसुलिन और ग्लूकागान के मजीद फीचर्स को देखेंगे। फर्स्ट वी विल मूव टूवर्ड्स द इंसुलिन. Insulin is secreted by the beta cells into the blood, and blood carries this insulin towards the target cells. Our target cells कौन से होंगे? Almost all the cells of our body, because they need glucose for their energy production. So target cells में आपने याद रखना है कि जो इंसुलिन है it acts on the receptors present on the plasma membrane. ये प्रोटीन हार्मोन्स का करेक्टर होता है कि प्रोटीन हार्मोन्स डू नॉट एंटर इनटू द सेल। द रिसेप्टर्स आर फाउंड ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उन रिसेप्टर्स को के ऊपर ये एक्ट करेंगे और फिर उसके थ्रू सर्टेन एंजाइम्स एक्टिवेट होंगे या इनहिबिट होंगे और मेटाबॉलिक एक्टिविटी रेगुलेट होगी। ओवरऑल फंक्शन आपने इंसुलिन का याद रखना है कि इट कॉजेज डिक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल। अब ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को कैसे डिक्रीज करेगा? बाय स्टिमुलेटिंग सर्टेन एक्शंस और इनहिबिटिंग अदर एक्शंस। हम ये देखेंगे कि किन किन एक्शंस को इसने स्टिमुलेट करना है और किन एक्शंस को इसने इनहिबिट करना है। सो पहले हम स्टिमुलेटिंग एक्शंस की तरफ जाते हैं।
It stimulates the uptake of glucose by the cells. अब ये कैसे अपटेक इंक्रीज होगा? बाय इंक्रीजिंग द परमिबिलिटी ऑफ दीज सेल्स फॉर द ग्लूकोज. जब परमिबिलिटी बढ़ेगी तो अपटेक भी इंक्रीज हो जाएगा. ब्लड से ये ग्लूकोज सेल्स में एंटर होगा ताकि ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल नॉर्मल रहे. उसके बाद आपने याद रखना है कि इट इंक्रीजेस द यूटिलाइजेशन ऑफ द ग्लूकोज इनसाइड द सेल. अब सेल के अंदर ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है? बाय स्टिमुलेटिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस, क्योंकि वहां पे ग्लूकोज यूज हो रहा होता है. या दूसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि ग्लूकोज की कन्वर्जन को इंक्रीज कर दिया जाए. अब ग्लूकोज को किस किस में कन्वर्ट किया जा सकता है? ईदर इनटू द ग्लाइकोजिन, ग्लाइकोजिन की सिंथेसिस को ये स्टिमुलेट करेगा. इनटू द प्रोटीन, सो इंसुलिन प्रोटीन की सिंथेसिस को स्टिमुलेट करेगा. और इनटू द फैट्स, तो ये फैट्स की सिंथेसिस को स्टिमुलेट करेगा. सो ये वो सारे एक्शंस आपने याद रखने हैं जिनको इंसुलिन स्टिमुलेट करता है. अब हम आते हैं उन एक्शंस की तरफ जिसको इसने इनहिबिट करना है. इट विल इनहिबिट हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लाइकोजिन, क्योंकि ग्लाइकोजिन जब भी ब्रेक होगी उसका हाइड्रोलिसिस होगा तो ग्लूकोज प्रोड्यूस होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, जबकि इंसुलिन ने उसको कम रखना है. सो इट इनहिबिट्स हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लाइकोजिन. इसी तरह से आपने ये याद रखना है कि ये ग्लूकोज की सिंथेसिस को इनहिबिट करता है. इसको हम ग्लूकोजेनेसिस का नाम देते हैं फ्रॉम द ग्लाइकोजिन. या एक और टर्म आपने याद रखनी है, दैट इज ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस. इफ ग्लूकोज इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द अमीनो एसिड्स we will call it as gluconeogenesis. So it will also inhibit this gluconeogenesis. और ओवरऑल हमने पढ़ा है कि इसका इंपैक्ट क्या होगा कि ग्लूकोज के लेवल को बढ़ने से रोकना और उसको कम करना. अब हम चलेंगे इंसुलिन की एबनॉर्मेलिटीज की तरफ कि इंसुलिन की अगर ओवर सिक्रीशन होती है या अंडर सिक्रीशन होती है तो उसके क्या इफेक्ट्स प्रोड्यूस होंगे. अब इंसुलिन की अंडर सिक्रीशन का मतलब यह है, आपने फंक्शन को जहन में रखना है कि इंसुलिन का फंक्शन क्या है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करना. तो अगर इंसुलिन की अंडर सिक्रीशन होगी तो ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाएगा और इस इंक्रीज को हम कहेंगे हाइपरग्लाइसीमिया. एंड दिस हाइपरग्लाइसीमिया विल लीड टू अ रिनोन्ड डिजीज दैट इज डायबिटीज मेलाइटस. So diabetes mellitus is caused due to the under secretion of the insulin. अब इस डायबिटीज मेलाइटस के अंदर होगा क्या, इसके वजह से क्या इफेक्ट्स प्रोड्यूस होंगे, उनकी तरफ हम चलते हैं. नंबर 1 आपने पढ़ ली है कि देयर विल बी हायर ब्लड ग्लूकोज लेवल. जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा तो अल्टीमेटली उसका लेवल यूरिन के अंदर भी इंक्रीज हो जाएगा. सो देयर विल बी हायर ग्लूकोज लेवल इन द यूरिन. इसको हम ग्लूकोसूरिया का नाम भी देते हैं, यूरिन के अंदर ग्लूकोज का अपीयर होना. अब जब ये ग्लूकोज यूरिन के थ्रू लॉस होगा इसका, तो ये अपने साथ वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को भी लेकर जाएगा. सो देयर विल बी लॉस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स. तो हमारी बॉडी से अगर वाटर का लॉस होता है तो it will lead to dehydration. So these patients will be dehydrated. और इसी तरह से इलेक्ट्रोलाइट्स का अगर लॉस होता है तो ये नर्व्स और मसल्स की फंक्शनिंग को इफेक्ट करेगा. सो देयर विल बी डिरेंजमेंट ऑफ नर्व्स एंड मसल्स. प्लस आपने ये भी याद रखना है कि इस डिहाइड्रेशन की वजह से उन पेशेंट्स में थर्स्ट भी इंक्रीज हो जाएगी. दे विल प्रोड्यूस फ्रीक्वेंट यूरिन और वाटर लॉस हुआ, थर्स्ट इंक्रीज हो गई. फिर उसके बाद आपने ये याद रखना है कि इस डायबिटीज मेलाइटस के अंदर इन पेशेंट्स की बॉडी के अंदर सर्टेन टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस होते हैं. एंड दीज टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स कॉज प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जिनमें कॉमनली हम प्लेस करते हैं आईज को, ब्लाइंडनेस हो सकती है, किडनीज इफेक्ट होते हैं, रीनल फेलियर हो सकता है, और इसी तरह से नर्व्स इफेक्ट होती हैं. देयर कैन बी न्यूरोपैथी एंड लॉस ऑफ सेंसेशंस. सो ये आपने इफेक्ट्स याद रखने हैं अंडर सिक्रीशन के. अब इसी तरह हम आते हैं टुवर्ड्स द ओवर सिक्रीशन के. अगर इंसुलिन की ओवर सिक्रीशन होती है तो ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल से भी नीचे चला जाएगा और इस कंडीशन को हम कहेंगे हाइपोग्लाइसीमिया. दिस हाइपोग्लाइसीमिया इज इवन more dangerous
देन द हाइपरग्लाइसीमिया, क्योंकि अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होता है तो हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं जैसे ब्रेन है, इसको ग्लूकोज की सप्लाई कम होगी, एंड दैट्स व्हाई इट कैन लीड टू अनकॉन्शियसनेस एंड डेथ ऑफ दैट इंडिविजुअल। तो हाइपोग्लाइसीमिया होगा। हाइपोग्लाइसीमिया आल्सो इफेक्ट्स नर्व्स एंड मसल्स, उनकी डीरेंजमेंट होगी। और आपने मसल से रिलेटेड पढ़ा होगा कि मसल क्रैम्प्स की एक रीजन हाइपोग्लाइसीमिया भी होता है। और इसी तरह से मैंने आपको बताया कि इट कैन लीड टू अनकॉन्शियस स्टेट और इवन डेथ ऑफ दैट इंडिविजुअल। अब इसी तरह हम चलते हैं ग्लूकागॉन की तरफ, और ग्लूकागॉन को हम देखते हैं, आपने पढ़ा है कि दिस इज रिलीज्ड फ्रॉम द अल्फा सेल्स और इट विल आल्सो एक्ट ऑन द सेल्स, और सेम वे में यानी इसके जो रिसेप्टर्स हैं वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होंगे टारगेट सेल्स की। डज नॉट एंटर इनटू द सेल, और वहां से ये एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगा या इनहिबिट करेगा। इट विल बी एक्टिंग लाइक द केमिकल मैसेंजर। इसके बारे में आपने ये याद रखना है कि इट इज एंटेगोनिस्ट टू इंसुलिन, और इसलिए इसका काम क्या होगा, इंसुलिन के अपोजिटली ब्लड के ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करना। अब इसकी भी कई एग्जांपल्स हैं, आपने चंद एक एग्जांपल्स को याद रख लेना है कि ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को कैसे इंक्रीज कर सकता है। बाय कॉजिंग ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन ब्रेक होगी, ग्लूकोज प्रोड्यूस होगा, तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरह से ग्लाइकोजिनोलाइसिस हम इसको कहते हैं, ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन को। इट विल कॉज ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स, फैट्स से भी ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है, और इस प्रोसेस को हम लिपोलिसिस का नाम देंगे कि लिपिड्स की ब्रेकडाउन होगी, उससे भी ग्लूकोज को प्रोड्यूस किया जा सकता है। एबनॉर्मेलिटीज के अंदर आपने ये याद रखना है कि ग्लूकागॉन की एबनॉर्मेलिटीज इंसुलिन के मुकाबले में रेयर होती हैं, और उसकी रीजन क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज को कम करने के लिए सिर्फ एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है, दैट इज इंसुलिन। तो इसलिए अगर इंसुलिन की एबनॉर्मेलिटी होगी दैट विल बी मोर डेंजरस। इसके अपोजिट ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करने के लिए कई हार्मोन्स होते हैं, लाइक ग्लूकागॉन कॉजेस इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज, इसी तरह कार्टिसोल ब्लड ग्लूकोज को इंक्रीज करता है। सिमिलरली आपने याद रखना है कि एड्रीनालिन, नॉर एड्रीनालिन, दे आल्सो कॉज इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज। तो इसलिए अगर ग्लूकागॉन की डेफिशिएंसी भी हो जाएगी तो इसको कंपनसेट करने के लिए बॉडी में और हार्मोन्स भी प्रोड्यूस होते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन।